नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरे एक मित्र का बहुत इंटेलिजेंट हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट है, डॉक्टरेट किया हुआ है उन्होंने और समाजशास्त्र और राजनीति पर बहुत अध्ययन है उनका। उनका थोड़ी देर पहले फोन आया और बोले, संजय जी मैं यकीन नहीं हो रहा कि कांग्रेस इतना बेहतरीन घोषणा पत्र ला सकती है, इतना बेहतरीन घोषणा पत्र जारी कर सकती है। उस समय तक घोषणा पत्र जारी होके ही चुका था, इतनी देर में उन्होंने स्टडी करी और मुझसे कहा। उसके बाद मैंने घोषणा पत्र देखा और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा ये घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिन्होंने भी तैयार किया है, बहुत दिमाग लगाया है। भारत की राजनीति की मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, नौजवानों का, सबका बहुत ध्यान रखा गया है। मैं कुछ मुख्य प्रक्रिया बता देता हूं, मुख्य बिंदु बता देता हूं, फिर चर्चा करेंगे। 5 न्याय और 25 गारंटियां जो राहुल गांधी ने अपनी न्याय जोड़ो यात्रा में गारंटी दी थी, उसका 5 न्याय यात्रा और 25 गारंटी का जिक्र किया। और मजे की बात यह है, गारंटी शब्द पहले कांग्रेस ने इस्तेमाल किया तेलंगाना में, उससे पहले हिमाचल में, और उसके बाद मोदी जी को लगा कि गारंटी शब्द तो हिट हो रहा है, तो वो मोदी की गारंटी ले आए। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का जितना मजाक इस देश में उड़ा उतना शायद किसी राजनेता का नहीं उड़ा होगा। सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई। एक तरफ मोदी जी सीना तान के कह रहे हैं ये मोदी जी की गारंटी है, और उसके तुरंत बाद वीडियो आता है कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। एक तरफ वीडियो आता है कि काला धन, भाइयों और बहनों, सरकार बनने के 100 दिन बाद काला धन वापस आएगा, ये मोदी की गारंटी है। तुरंत वीडियो आता है काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन हमारा धन लेके माले और चौकसी और मोदी जैसे लोग देश छोड़कर भाग गए। भाई और बहनों, 2022 तक सबके सिरों पर छत होगी, हर गरीब का मकान होगा। हकीकत आती है कि इस देश में बहुत बड़ी आबादी ठंड में और गर्मी में छत खुले आसमान के नीचे सोने पर विवश है। भाइयों और बहनों, हर घर में शौचालय होगा। स्मृति ईरानी ने भी अमेठी में जाके ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी। मैं और मेरी टीम अमेठी गई। हमको लगा स्मृति ईरानी ने कम से कम अमेठी में तो हर घर में शौचालय बनवा दिए होंगे। हमने अपने इस यूट्यूब पे, आप पीछे जाएंगे, अमेठी सर्च करेंगे, हमने दर्जनों घर दिखाए जिसमें शौचालय के नाम पर केवल दीवारें खड़ी थी, और हमने सैकड़ों महिलाएं दिखाई जो खुले में शौच जा रही थी क्योंकि उनके पास शौचालय नहीं थे। ये सबसे स्टार मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी है, जहां से वो राहुल गांधी को हरा चुकी हैं और अमेठी के विकास की गंगा बहाने की बात करती हैं। तो मैं ये कह रहा था, जो गारंटी शब्द था उसका बेहताशा मजाक उड़ाया गया, लेकिन कांग्रेस ने जहां जहां गारंटी दी थी वहां वह पूरी करके दिखा दी। मैं राजस्थान के चुनाव में गया था, वहां पे आ रहा था 400 रुपए में सिलेंडर सरकार बनते ही। राजस्थान के जो साथी देख रहे हैं मुझे, मैं चाहूंगा वो कमेंट में बताएं कि किन किन को 400 रुपए में सिलेंडर मिल गया। ये कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं ये चुनावी बातें होती है, चुनावी जमले होते हैं, गारंटियों का जिक्र क्यों करते हैं। मोदी जी गारंटी कहते हैं, महाराष्ट्र में सीना ठोकते हैं, कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब जेल में जाएंगे। इसके कहते ही 24 घंटे में जिस शख्स पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, सीना ठोक के गारंटी दे रहे थे, उसी आरोपी को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। मतलब देश के सारे भ्रष्टाचारियों को संदेश दिया जाता है कि ये मोदी की गारंटी है, तुमने कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा दो, ये मोदी की गारंटी है, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। तो मैं गारंटी शब्द पे कह रहा था। मैं दोबारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पे आता हूं। घोषणा पत्र में श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय का जिक्र बहुत ज्यादा विस्तार से किया गया है। जाति जनगणना का वादा किया, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार बनते ही पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम और नौकरी में 50% महिलाओं का आरक्षण, एक महिला देश की आधी आबादी के लिए
नौकरी में 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है और कोई भी सरकार उसको लागू करना चाहिए। महिलाओं की आधी आबादी है, अगर आधी जगह महिलाएं होंगी, आधे जिलों में डीएम और एसपी महिलाएं होंगी, जिले पे थाने से लेके ब्लॉक तक अगर महिलाएं होंगी, तो महिलाओं पे इस देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बेतहाशा उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसमें कमी आएगी। किसानों के लिए स्वामीनाथन फार्मूले की साथ एमएसपी की गारंटी, ये भी एक बड़ा घोषणा पत्र में ये कांग्रेस लेकर आई है। कांग्रेस ने कहा स्वामीनाथन फार्मूला के साथ एमएसपी की गारंटी, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया, बहुत बड़ी बात है, हर महिला को 1 लाख रुपया, मजदूरों को 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर, डॉक्टर, टेस्ट, दवा, सर्जरी और बिना जमीन वालों को जमीन देने का वादा। कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी, 30 लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी। ये वो वाली नहीं है कि भाइयों और बहनों 2 करोड़ हर साल दूंगा और फिर बाद में कह देंगे कि ये पकौड़े तलना भी तो एक रोजगार होता है। काय को डॉक्टरी और इंजीनियरिंग करी थी, पूछ के थोड़ी ना करी थी। अब कराए हो तो पकौड़े का ठेला लगाओ। 10,000 नौकरियां निकलती हैं, 70 लाख लोग अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरने के लिए पैसे कहीं से इकट्ठे करते हैं, नौकरी निकल के लिए इंटरव्यू देने आते हैं, सड़क पे जमीन पे सोते हैं, पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए जो फॉर्म भरने का आता है वो वापस भी नहीं करती है। पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी का वादा किया है कांग्रेस ने। हर शिक्षित, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूं, हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप दे रही है, यानी तकनीकी सहायता के लिए 1 लाख रुपया हर युवा को, 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड और सबसे महत्वपूर्ण योजना जो देश के युवाओं के अंदर क्रांति ला सकती है, भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा गोल कर सकती है, युवाओं में संचार ला सकती है, अग्निवीर योजना बंद। बहुत बेहतरीन सुझाव कांग्रेस का, अग्निवीर योजना बंद। और ये एक ऐसी योजना थी जिसको पूरे देश में आलोचना हुई थी, लोग नाराज थे और लोग कह रहे थे पूरा पूरा जीवन वो तैयार करते हैं फौज में जाने के लिए, लेकिन अग्निवीर योजना ला के सबके सपनों पर कुठाराघात कर दिया। कांग्रेस ने कहा सरकार में आए तो अग्निवीर योजना बंद। ये बहुत ही बड़ी बात है। कामकाजी गरीब परिवार की हर महिला को 1 लाख रुपए, कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल, जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए दोगुने हॉस्टल बन रहे हैं। आशा बहनें, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर को ज्यादा सैलरी, किसानों के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटा दी जाएगी। किसानों पर विशेष फोकस, उनके सारे सामानों को, महत्वपूर्ण सामानों पर जीएसटी हटा दी जाएगी। कर्ज माफी प्लान लागू करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। किसानों की सलाह से नए इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर होगा। अगर फसलों का नुकसान हो जाता है तो 30 दिन के अंदर पैसा मिलेगा। 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट की सर्जरी मिलेगी। मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी बंद होगी, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी जाते हैं, मजदूरी बंद होगी। शहरों के लिए भी मनरेगा ले आए हैं, शहरों के लिए भी मनरेगा ले आए हैं और मनरेगा मजदूरों के लिए 400 रुपए की सीमा बढ़ा दी गई है, 400 रुपए कर दी जाएगी अगर कांग्रेस सरकार आएगी। असंगठित मजदूर जिनकी कोई बात नहीं करता है, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा होगा। एससी, एसटी, ओबीसी को पूरा हक दिया जाएगा। जितनी एससी एसटी की जनसंख्या उतना बजट होगा। वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला होगा। संवैधानिक संशोधनों से 25% आरक्षण की सीमा समाप्त, बहुत बड़ा ऐलान। संवैधानिक संशोधन किए जाएंगे, जो आरक्षण पर 50% का बैन लगा है, 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा। एक तुरुप का इक्का चल दिया है कांग्रेस ने, जो इस तरह से देश में पिछड़े और दलित नाराज हैं, उनको लग रहा है कि ये कारपोरेट की सरकार है, ये सूट बूट वालों की सरकार है। उनके लिए एक बड़ा तुरुप का पत्ता कि संवैधानिक संशोधनों से 50% आरक्षण की सीमा समाप्त होगी। समानता के लिए हर व्यक्ति और वर्ग की गिनती होगी। ये मैंने मुख्य बिंदु बता दिए आपको, कांग्रेस का शानदार घोषणा पत्र जिसने आज तहलका मचा दिया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं परिचय कराता हूं आपका।
उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं और बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ग्रुप के समूह संपादक रहे हैं। अजय शुक्ला जी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देहरादून से मीनू जैन जी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, लिखती हैं, बहुत बहादुर पत्रकार हैं, कई बड़े मैगजीनों की संपादक रह चुकी हैं। और संजीव श्रीवास्तव जी 4PM के मध्य प्रदेश के संपादक। ये खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है अजय शुक्ला जी, ये तो आज बिल्कुल ट्रम्प चाल चल दी कांग्रेस में, क्या असर होगा इसका? निश्चित रूप से संजय जी, आज जो देश की जरूरत है, जिस तरीके से अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी है मोदी सरकार में, और आंकड़े बताते हैं कि जिस तरीके से अमीरी गरीबी की खाई बढ़ाने से और किस तरीके से उससे नुकसान हुआ है, इस देश को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने की दिशा में यह बजट बड़ा बेहतरीन काम करता है। और यदि इस पे हम बात करें कि जिस तरीके से उसने रोका बनाने की बात करी है और लोगों को संबल देने की बात करी है, तो उसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है आज की स्थिति क्या है। मौजूदा हालात में भारत सरकार की रिपोर्ट बताती है, आर्थिक सर्वे बताता है, नरेंद्र मोदी सरकार का सर्वे, कि 1922 में जो अमीरी गरीबी की खाई हुआ करती थी, भारत आज उससे भी बुरी स्थिति में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार का डाटा कहता है। साहब, जिस समय हमें देश आजाद हुआ था, हमारे देश की 80% आबादी बहुआयामी गरीबी का शिकार थी। बहुआयामी, सिंपल गरीबी का नहीं। यानी कितनी बड़ी भुखमरी थी। आज जब हम इस पोजीशन में आए 2014 में, तो यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। और जिस समय 2014 में सरकार गई है यूपीए की, उस समय इस देश में बहुत बड़ी आबादी जो है निकल चुकी थी गरीबी रेखा से, और वो समृद्धि का एहसास करती थी। झूठी गरीबी की रेखा से नहीं निकली थी, उसके पास आमदनी हो रही थी, उसको जॉब मिल रही थी, उसको तमाम तरह के जो है स्कूलों में पढ़ने और दूसरी खाद्य और सबकी सुरक्षा मिल चुकी थी, तमाम अधिकार मिल चुके थे। साहब, अब क्या होता है, आज हमारे देश की हालत यह हो गई है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो 81 करोड़ से अधिक लोगों को, राउंड फिगर में 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए। तो साहब, इस दशा में यदि देश को लाके खड़ा कर दिया है कि आपके 5 किलो अनाज की भीख के लिए कोई खड़ा हो। दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी भारत के अंदर है आज। वो 90 करोड़ से अधिक बेरोजगार आज हिंदुस्तान में है, और उनमें 60% वह आबादी है जो 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच की है। यानी जो नौकरी पाने की सबसे बड़ी उम्र होती है, लगातार उसका जो औसत बढ़ रहा है, जिस तरीके से करीब करीब 50% के औसत से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ये सारी दशाएं हों, उसके बाद में ध्यान भटकाने के लिए दूसरी चीजों पे केंद्रित किया जाता हो, जो सरकार का काम नहीं है। वास्तव में जो काम एनजीओज के होते हैं, धार्मिक संस्थानों के होते हैं, दूसरों के होते हैं, वो उनको अपना काम बता करके, और सरकार जिस तरह से कर रही हो, आज कहीं पर भी रोजगार की सही स्थिति नहीं है। अग्निवीर योजना की स्थिति हमने देख ली कि सेना में हमने कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का काम शुरू कर दिया। इस देश के 62% सैनिक स्कूल हमने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं को दे दिए, उनको सौंप दिए। आईआईटी जैसे देश के सबसे अच्छा 100% प्लेसमेंट देने वाली मुंबई आईआईटी की स्थिति ये हो गई कि उसमें 36% से अधिक युवाओं को आज प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। नहीं तो हम सोचते थे आईआईटी में एडमिशन हो गया, अब तो चिंता ही नहीं करनी है। मैं खुद, मेरे 2 भाई आईआईटीएन है, मुझे इसकी जानकारी है कैसे उन्हें इंस्टीट्यूट से ही जॉब मिला था। और उसके बाद में मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, आज जिस तरीके से तमाम सामाजिक विषमता है, तमाम लोगों के हक मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से चाहे दलित,
शोषित, वंचित, आदिवासी वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, इन सारी स्थितियों में निश्चित रूप से महिलाओं से हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो यह घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो के साथ में अच्छा ही है कि 1951 के मैनिफेस्टो से लेकर के पिछले मैनिफेस्टो तक, जब तक उनकी सरकार जहां जहां रही, 100% फॉलो हुआ है। ये सबसे बड़ी खूबी है। तो उनका नरेंद्र मोदी की तरह का नहीं होता है कि उसमें सिर्फ 2% फॉलो होता है, वहां 100% फॉलो हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस देश को बदलने का है, इस देश को सशक्त बनाने का है, इस देश के युवाओं को सशक्त बनाने का है, महिलाओं को सशक्त बनाने का है, श्रमिकों को सुरक्षा देने का है, और इस देश में सामाजिक सद्भाव कायम करने का है। जाति धर्म के नाम पर जो ये घृणा फैलाई जा रही, उसे रोकने में कारगर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, और ये हर व्यक्ति को देता है, किसान को देता है, जो किसान इतने समय से रो रहा है, तमाम जो है युवाओं को देता है, जो युवा भटक रहा है, बेसुध हो रहा है, लड़कियों को देता है जो आज रेप की शिकार हो रही है, दूसरे क्राइम की शिकार हो रही है। राहुल गांधी, एक मिनट आपको रोकूंगा। राहुल गांधी का एक बयान आया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं सुनवा दूं दर्शकों को। ताम्रम जी ने कहा, उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। ये चुनाव दो लोगों के बीच में है, दो ताकतों के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी एनडीए लोकतंत्र संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। चुनाव दो ताकतों के बीच में है। मीनू जैन जी, महिलाओं को 50% नौकरी में आरक्षण की बात ऐसा घोषणा पत्र में सामने आया है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत एक आधारभूत चेंज होगा? क्या ये क्रांतिकारी फैसला होगा? और अगर ये लागू होता है तो इससे क्या क्या असर देखने को मिलेगा? मीनू जी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। माइक। जी, जो आपने बात कही, अब ये भी राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो जो उनका घोषणा पत्र है वो जस्ट ऑपोजिट है बीजेपी की नीतियों के। तो वो महिला आरक्षण 33% की बात करते हैं, लेकिन देंगे 10 साल बाद। 10 साल बाद भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ सीधे मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि 50% महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में। निश्चय ये क्रांतिकारी कदम होगा। मैं कहती हूँ कि संसद और विधानसभाओं में आने से पहले अगर नौकरियों में महिलाएं छा जाएं तो वो ज्यादा बड़ा सशक्तिकरण है। क्योंकि जो महिलाएं चुनकर विधानसभाओं में बैठी हुई हैं आजकल, तो उनका रिकॉर्ड देखते हुए लगता है कि जब महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचारों की बात आती है तो सबके मुंह में दही जम जाता है। कोई एक आध बोलती है, बाकी चुप रह जाती हैं। लेकिन जो नौकरी में जाएंगी महिलाएं, जब 50% महिलाएं ऑफिस में बैठी होंगी, तो डेफिनेटली कोई भी महिला फरियादी अपना उत्पीड़न की शिकायत लेके, अपनी कोई हक की बात लेके, अधिकार की बात लेके किसी भी वजह से जाएगी, तो उसे वहां न्याय भी मिलेगा और उससे सशक्त भी होगी वो। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो इसमें एस्पेक्ट लगा संजय जी, वो इंपॉर्टेंट है अधिकार मैत्री। अधिकार एक हर गांव में एक पैरा लीगल, मतलब जो एक ऐसी महिला अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो गांव की महिलाओं को उनके हकूक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगी। अब जितनी भी कांग्रेस ने गारंटी दी है महिलाओं को लेके, अगर वो महिलाओं तक गांव में पहुंची ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला कांग्रेस ने क्या दिया, हमें दे रही है, हमें सरकार आ गई और क्या दे रही है, तो वो सब बेकार है। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज इन्होंने बनाई है कि इसमें जो महिला अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी पैरालीगल, उनको सलाह देने के लिए, वो आगे भी काम करेगी। देखिए जिस तरीके से, मान लीजिए जैसे गांवों में होता है, माने मणिपुर का एक किस्सा था, अगर वहां महिला अधिकारी होती कोई जो पैरालीगल जिसकी की बात कांग्रेस कर रही है,
तो उसकी बात अगर वो महिला अधिकारी होती तो ये घटना ही ना होती पहले तो, क्योंकि वो महिला अधिकारी उसी वक्त इन्फॉर्म करती, पुलिस को इन्फॉर्म करती और जो भी उसके पास जो भी उनका मैकेनिज्म बनेगा। और यह जिस तरीके की बलात्कार की घटनाएं गांवों में हो जाती हैं, अनरिपोर्टेड रह जाती है, कोई पुलिस नहीं सुनती, कोई सुनने वाला नहीं होता है, ऐसे में अगर एक महिला अधिकारी की नियुक्ति गांव गांव में हो जाए, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर्स है, इसी तरीके के हो जाए, तो महिलाएं स्वयं भी जाएंगी उसके पास और वो खुद उनके पास भी आएगी। तो ये एक मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उनको 1 लाख रुपया साल दिया जा रहा है, आरक्षण 50% दिया जा रहा है, हॉस्टल वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है महिलाओं के लिए, नौकरी या पढ़ने के लिए अधिकतर इन वजहों से स्त्रियां, महिलाएं, लड़कियां रुक जाती है कि कहाँ रहेंगे शहर के अंदर। तो वो एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। और वास्तव में इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जो इसमें बहुत सारी चीजें इसमें घोषणा पत्र में है, आधे जो आंदोलन चल रहे हैं वो तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे स्वतः, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई। वो किसानों के जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा, युवाओं के आंदोलन चल रहे हैं, पेपर लीक के, भर्ती के और आपके नए परीक्षा पत्रों के, वो सब उसमें उनका सबका इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो राजनीतिक रूप से जो देखने वाली बात है, वो बड़ा समझदारी जो उन्होंने टाइमली इस बार कर दिया है, लद्दाख के बारे में बोल दिया है कि हम संविधान में संशोधन करके 6 शेड्यूल में लद्दाख को भी शामिल करेंगे। तो अब लद्दाख में ये बात आज ही पहुंच जाएगी। आंध्र प्रदेश में इलेक्शन है विधानसभा का भी, संजय जी, लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा का भी इलेक्शन है। तो आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की बात की है, इसका सीधा असर चुनाव पे। पुडुचेरी को फुल स्टेटहुड, अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है पुडुचेरी को, वहां इन्हीं की सरकार है बीजेपी की, वहां सीधा असर। दिल्ली में एलजी जो है मंत्रिमंडल की सलाह से काम करेंगे, एक्सेप्ट 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, बाकी उनको सलाह लेना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ा लड़ाई का आपस में दोनों की संघर्ष चलता रहता है, जो सारा केजरीवाल का सारा कार्यकाल इसी में गुजर गया। और सबसे महत्वपूर्ण मणिपुर का है, मणिपुर को भी एड्रेस किया गया है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके जो पीड़ित है और उनके जो आश्रित है उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा और न्याय दिया जाएगा। देखिए, इसके अलावा बहुत लंबी फहरिस्त है, वो आगे धीरे धीरे डिस्कस होती रहेगी। मैंने महिलाओं की और एक जो पॉलिटिकली करेक्ट ये जो स्टेट्स को लेके जो करा है, ये सीधा असर जाएगा वहां। जी बिल्कुल सही बात है। बीच में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने ईडी और सीबीआई जैसी तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मैनेज करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना लिया। देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। 180 और 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। संजीव जी, आज राहुल गांधी बहुत रो में थे और बहुत तीखे तीखे हमले बोले हैं। घोषणा पत्र में ये जो 50% आरक्षण समाप्त होने की बात कह दी गई, मनरेगा की मजदूरी 400 कर दी गई, अग्निवीर योजना खत्म। नौजवानों में तो करंट दौड़ गया होगा आज इस योजना को सुन के। इस घोषणा पत्र पे संजीव जी आपकी क्या टिप्पणी?
नहीं, बिल्कुल आपने देखिए अपने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा गारंटियों की जो बात मोदी जी ने उठाई, जिसको परिहास के तौर पे देख रहे हैं। पहले तो यह है कि गारंटियों की बात हो रही थी, और 2018 के यदि हम विधानसभा चुनाव को देखें तो उस वक्त बहुत प्रमुखता के साथ में गारंटियों को जो उसको रेखांकित किया था वो राहुल गांधी जी ने किया था। और मध्य प्रदेश में तो वो जो गारंटियां और भी राज्यों में दी, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उसके परिणाम आए थे और उस पर अमल भी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश से हूं तो मैंने वो चीजें देखी थी, पाई थी। किसानों को उन्होंने जो कहा था कर्जे माफी, वो करना शुरू किया था। अगर हम अब घोषणा पत्र को आज देखें तो राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर पदयात्रा की, फिर उसके बाद वो मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकले, नापा उन्होंने पूरा देश। उस बार गाड़ी से थे, वाहन से थे, पिछली बार पदयात्रा थी। तो जो वो पूरे के पूरी यात्रा के दौरान जो एक संदेश दे रहे थे, जो न्याय की बात कर रहे थे, वो पांचों न्याय इसमें शामिल है। और संजय सर, इसमें सबसे खास अभी कुछ जो मुद्दे शायद छूटे हैं, जो हम लोग के पहले नहीं पैनलिस्ट बता पाए, या वो चूंकि बहुत जल्दी हम लोग तत्काल बैठ गए हैं तो हमको भी पढ़ना था। उसमें 3-4 बहुत प्रमुख चीजें जो हैं, एक तो सबसे बड़ी जो चीज है वो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, उसको खारिज किया है कांग्रेस ने, उसको नहीं माना। उन्होंने ये कहा है कि हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव समय पर कराएंगे, लेकिन ये उचित नहीं। और दूसरी जिसपे देश भर में बहस छिड़ी हुई है, चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, लेकिन वीवीपैट के प्रत्येक वोट की गिनती, जो पर्ची है, उसको गिना जाएगा। उन्होंने एक चीज ये कही है। और इससे भी बड़ी जो बात है, जो अभी चल रहा है कि आप चाहे वो ईडी के जरिए डरा लीजिए, चाहे आप सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो डर दहशत दिखा के ये इनके प्रकार ने अपने साथ मिलाना है, साफ कर दिया गया है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इस कानून को ही बदल डालेंगे। कोई सांसद, कोई विधायक यदि वो दल बदल करता है तो सोमेह उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बड़ा है, ये दहशत वाली बात होगी कि अभी लटका दिया जाता है, वो चीज एक खत्म होने वाली है। फिर साथ साथ जो उन्होंने ये जो एजेंसियों का दुरुपयोग है और जो पीएमएलए जो कानून है उसमें बदलाव की बात कही है, तो जो घोषणा पत्र है बहुत ही ऐसा घोषणा पत्र है जिसमें वो खुद भी, देखिए, दुधारी तलवार है। जब सत्ता में आता है तो सत्ता में आने के बाद जो भी दल है, सरकार जिसकी बनती है, वो कोशिश करती है कि उसका पूरा का पूरा जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हो या जो जिसके द्वारा हम अपने सरकार के उन संस्थाओं के जरिए डरा धमका सके, तो उसको वो मान रहे हैं। और देखिए, याद करिए कि मनमोहन सिंह सरकार में वो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल लाए थे और उसको लेकर कितनी शीशा लेकर सरकारी, लेकिन उन्हें वापस नहीं लिया था। आज मोदी जी बातें तमाम करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, और वो अभी सब खुल के आ रहा है। कितने लोग, 25 बड़े नेता, 23 लोग शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। वो जो वॉशिंग मशीन की आपने बात की, वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर, वो सब में धुल के और एकदम नीट एंड क्लीन हो गए। तो ये जो जिस तरीके का एक डेयरिंग डैशिंग भरा एक कदम है। और देखिए, अभी जो 3 राज्यों में यदि हम देखें, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो चीजें कही थी उन पर अमल चल रहा है, हो रहा है। तो गारंटियां जो राहुल गांधी ने, चाहे वो 2018 का चुनाव कहा और जिसको मोदी जी ने हाईजैक बाद में किया कि ये गारंटी यानी मोदी की गारंटी है, वो मोदी की बार, वो गारंटियों में बताइए ना, बीते 10 सालों में क्या कुछ जो आपने सारे गिना दिए कि ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, जो सेना में भर्ती होती उसमें आपने अग्निवीर के मार्फत भर्ती करना शुरू कर दिया ना, हर तरफ अपने मॉरल गिराया, पकौड़े तलने को आप नौकरियां मान रहे हैं। उन मुद्दों पर आज आप बात नहीं कर रहे हैं। आज भी वही हिंदू मुस्लिम 370 तमाम जो मतलब जो जिसमें हम मतदाताओं को भरमा सकते हैं, उन विषयों में बात कर रहे हैं। मूल विषयों पे, महंगाई पे आप बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो घोषणा पत्र है, ये ऐसा घोषणा पत्र है, ये जनता से जुड़ा, जो मैंने कहा कि राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र नापा, और जो बातें वो कर रहे थे वही सब इसमें पूरी तरह समाहित है। और एक लगता है नेक नियति के साथ लाया गया है। और नेक नियति के साथ जो मैंने कहा कि पिछली सरकारों में, राज्यों में जो उन्होंने कोशिश की थी, अब ये दुर्भाग्य कि वो नहीं आ पा रहे हैं। 2014 से बाहर है, 14-19, 10 साल का उनका भी गैप है, लेकिन राज्यों में उन्होंने करके दिखाया है। तो शायद ये जनता को अपील निश्चित तौर पर करेगा। और जो आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी की सांसें थमी होंगी, उनकी धड़कनें बढ़ी होंगी। अब इसका तोड़ कैसे लाएं, क्या लाएं, लाएंगे भी अगर कोई वो जो गिमिक्स होती हैं, जैसे पहले किया गया मोदी साहब या उनके दल ने, एनडीए ने, तो ये पूछा जाएगा ना कि आपने पहले का क्या किया, तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। संजय सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं, अब केवल चुनावी जुमलों से काम नहीं चल सकता। जिस तरह कांग्रेस ने तेलंगाना और बाकी राज्यों में अपना जो कहा वो करके दिखाया, तो निश्चित रूप से बीजेपी पे दबाव है। चलते हैं, मयूर जानी हमारे साथ जुड़ गए हैं 4 PM गुजरात के
स्थानीय संपादक हैं, आप सबके बहुत प्रिय चेहरा हैं। तो चूंकि गुजरात में रह के वो बहादुरी वाली पत्रकारिता करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि गुजरात में बहादुरी वाली पत्रकारिता मतलब कि शेर के मुंह से के शेर के दांत गिनना। घोषणा पत्र आ गया है कांग्रेस का, मयूर जानी जी, अग्निवीर समाप्त, महिलाओं को 50% आरक्षण और बहुत बड़े बड़े वादे, आरक्षण की सीमा समाप्त करना। मतलब कांग्रेस ने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, नौजवानों, किसानों के लिए बहुत फोकस किया है ये घोषणा पत्र। क्या लग रहा है आज भारतीय जनता पार्टी का तापमान बढ़ गया होगा? सभी को नमस्कार। संजय भाई, आपको भी नमस्कार और सभी को नमस्कार। मैं वो जो पहले आपने कहा था ना कि थोड़ा उसमें अपने हिसाब से करेक्शन करना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। वो आपने कहा कि शेर के मुंह को खोल के दांत गिनने वाला जो काम आपने कहा, तो माफ कीजिएगा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। वहां यहाँ कोई शेर होना चाहिए तब उसका मुंह खोलने के बारे में सोच भी सकें और फिर उसके बारे में उसके दांत गिनने वाली बात हम कर सकें, तो वो अलग बात है। तो यहाँ शेर तो अभी इस तरह का जो आप कह रहे हैं हमको कोई दिखाई नहीं देता, कोई सुनाई नहीं देता। तो खैर एक हवा है, शेर का एक हवा है सर, वो बात सच है कि एक हवा बना के रखा हुआ है, पर शेर तो कोई है नहीं मेरे ख्याल से। शेर अगर होते हैं तो फिर तो वो तो एक रॉयल्टी की आपको उम्मीद होती है शेर से, है ना। हम आप आइए कभी गिर के जंगल में, आपको लेके चलते हैं। आप शेर या उसका जो प्राइड होता है अगर उसके आसपास कहीं है और वो अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं तो संजय भाई वो आपकी ओर देखता भी नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखा सकता हूँ, ऐसा अनुभव करवा सकता हूँ कि आप अगर कहीं ऐसे संकड़े रास्ते पे आप और शेर आमने सामने हो गए, आपने अगर जगह दे दी तो आपको घिसते हुए चला जाएगा, देखेगा नहीं आपको। वो ऐसे किसी को जो है परेशान नहीं करता, वो ऐसे किसी के घर पे ईडी नहीं भेजता, सीबीआई नहीं भेजता, आईटी नहीं भेजता, ये सब नहीं करता। शेर बड़ा रॉयल प्राणी है, तो शेर तो नहीं है सर। अब बात कर रहे हैं हम ये जो चुनावी ये इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो घोषित कर दिया उसकी बात करते हैं। देखिए कांग्रेस ने इससे पहले के भी जितने हम मैनिफेस्टो देखें तो जिस समय पर उनको लगा कि जनता देश के नागरिकों के लिए सहूलियत हो सके उस तरह की घोषणा करना जरूरी है, तो उन्होंने उस चीज को किया हुआ है। वो लोग जो है ना उसमें उनके मैनिफेस्टो में और भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र वगैरह कहते हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क ये रहता है कि कांग्रेस सिर्फ खुश करने के लिए नहीं देती, उनका एक मंथन भी होता है। उनकी एक मतलब वहां प्रबुद्ध लोग हैं, वहां पे कुछ बुद्धिमान लोग हैं, तो वो लोग देखते हैं कि क्या जरूरत है। अगर हम चुनाव जीत सकते हैं, अगर जीत गए तो जीतने के बाद हम क्या क्या लागू करें, कौन सी योजनाएं लाएं ताकि इस देश के लोगों का कुछ भला हो। ये उनके मन में ये सोच रहती है, ये दिखता है। बीजेपी का अगर आप देख भी लोगे, आप 2014 का आप देख लीजिए, 2019 का आप मैनिफेस्टो देख लीजिए या विधानसभा चुनावों का देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें जो है उसको आप स्पेसिफिकली समझ नहीं पाएंगे। वो गुणात्मक बातें हैं काफी। तो वो ख्वाब जैसे बहुत रंगीन आपको दिख जाए 17 mm स्क्रीन में, किसी बड़े विशाल मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन पे, ऐसे आपको ख्वाब देखने को मिलेंगे उनके घोषणा पत्र से। लेकिन ऐसी कोई बात जिसको आप क्वांटिफाई कर सके, जिसको आप वेरीफाई कर सके और स्पेसिफिकली समझ पाए कि इसमें मुझे मिल क्या रहा है इस देश के मतदाता के नाते, वो आपको बहुत कम मिलेगा बीजेपी के संकल्प पत्र या तो चुनावी घोषणा में। और कांग्रेस में वो साफ मिलता है, वो चीज को ठीक से करते हैं, बताते हैं कि हम ये करेंगे, वो स्पेसिफिक होता है। तो इसमें भी है, जितना भी पढ़ पाया हूं मैं, अभी जैसे बिनू जी भी कह रही थी, तो उतना हर चीज में पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन जितना जितना पढ़ पाया हूं उसमें ये समझ में आता है कि वो काफी क्लियर है। अब बात फिर वहीं आ जाती है जैसे जिसका जिक्र संजीव भाई भी कर रहे थे, और दर्शक तो सब जानते ही हैं कि हम 4PM पे इस चीज को बहुत मुखर होकर उठाया, जो कि ईवीएम और वीवीपैट में हो रही धांधली को लेकर एक आशंका और बहुत प्रबल संभावना का मुद्दा था। और आज भी हम ये मानते हैं कि ये जो सुप्रीम ने नोटिस भेजा है, जहां वो 17 मई की बात है, फिर 4PM के दर्शकों ने ये भी देखा होगा कि नरेंद्र मिश्रा जी जो वन ऑफ दी पिटिशनर हैं इस पूरे मामले में, उनसे हमने संवाद किया। उन्होंने कहा कि इसकी तारीख जो सुनवाई की है उसको हम जल्दी करवाने की कोशिश में लगे, उसको मेंशन करने वाले हैं। अगर वो हो गया, और अगर ये हो गया कि हाँ भाई वीवीपैट से मिलान करना पड़ेगा पर्चियों से, वो पर्ची निकलेगी, मतदाता के हाथ में आएगी,
वो अपने बैलेट बॉक्स में डालेगा और उसका काउंटिंग में मिलान करना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि वो जो राहुल गांधी कह रहे हैं 180 वाला मामला जो है, वो फिर मुझे कहीं बिल्कुल फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो नहीं हुआ तो आज भी मैं बड़ी मतलब विनम्रता से एक आशंका और प्रबल संभावना व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर वीवीपैट से मिलान वाला मामला नहीं हुआ और चुनावी पारदर्शिता अगर नहीं लाई गई तो फिर वो आंकड़ा सच होगा जो नरेंद्र भाई और उनके जो भी चेले चपाटे लोग हैं जो कहते हैं 400 पार वाला, तब फिर हो जाएगा। ये दो अच्छा तरफा बात। मयूर भाई, ये गुजरात की जो शैली थी प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि आप वो अकेले पत्रकार हैं, संजीव जी अभी आ रहा हूँ आपके पास, अभी आ रहा हूँ संजीव जी, आ रहा हूँ। आप अकेले पत्रकार हैं हम सब पैनल में, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आपने बस में बैठ कर उनका इंटरव्यू किया था। तो आपको मोदी जी को, अमित शाह जी को, क्योंकि आप गुजरात में बहुत लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं, बड़ा नाम है आप पत्रकारिता में गुजरात का और बड़ा संपर्क है आपके, मैं ये समझना चाहता हूँ जो गुजरात में प्रधानमंत्री की शैली थी, जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कार्रवाई करते थे, उसमें और प्रधानमंत्री बनने में के बाद कितना अंतर आया है? कोई फर्क नहीं, वैसे ही है, कोई फर्क नहीं। अच्छा, ये ऐसे ही हैं जैसे अभी आपको दिख रहे हैं ना, स्केल बड़ा हो गया। देखिए स्केल वो मुख्यमंत्री का था, अब वो स्केल बड़ा हो गया तो वो प्रधानमंत्री का स्केल हो गया। शुरुआत में कुछ साल, जो शुरुआत के कुछ साल थे ना संजय भाई, वो जैसे 2001 अक्टूबर में वो आए, पैराशूट से उतरे, केशुभाई को हटाया, बैठ गए, उनको बिठा दिया गया, या तो वो बैठ गए जो कहें। उसके बाद क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो था नहीं ना, जो खुद भी कई बार बोले हैं, वो अलग एंगल से बोले, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने कभी सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा था। मतलब कि एक गांव को कैसे चलाना, इसका भी आइडिया उनको बेसिकली था नहीं। ठीक है, वो संगठन में काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट हिज फोर्टे। तो जब शुरुआत में आए तो उन्होंने 1.5-2 साल तक, ये कह सकते हैं, फिर तो ऑफिशियली वो चुनाव जीते भी फरवरी 2002 में, 25 फरवरी 2002 को, अगर मुझे ठीक से तारीख याद है तो 27 तारीख को ये साबरमती डिब्बे जलने की घटना हुई, उससे 2 दिन पहले वो चुनाव जीते थे, अपना पहला, जीवन का पहला चुनाव जीते थे राजकोट से। उसके बाद जब वो कहें कि उसके बाद के 1.5-2 साल का जो पूरा कालखंड है, उसमें वो काफी अलग थे, काफी सुनते भी थे, उनको समझना था, उनको सीखना था, उनको ये लूपहोल्स मेरे ख्याल से जानने थे कि ये पूरा जो तंत्र जो इतना बड़ा दिखता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, इस गवर्नमेंट को कैसे जो है अपनी उंगलियों पे नचाया जा सकता है, इसमें जो छिद्र है वो कहाँ कहाँ पे है जिसका उपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि शायद इसकी उन्होंने पूरी छानबीन की और फिर उनको लगा कि नहीं, ये तो बड़ा खोखला तंत्र, इसको कहीं से भी बजाया जा सकता है। तो जब उनको पता चला कि ये बजाया जा सकता है, फिर उनका जो रूप रंग है, जो उनके आसपास के लोग, उस समय तो मैं काफी जूनियर था, मुझे पत्रकारिता में आए हुए सिर्फ 6-7 साल हुए थे, तो मैं तो अपने बड़ों से सुनता था जो विधानसभा कवर करते थे उस समय। तो मैं उनसे सुनता था कि किस तरह के हम्बल और बहुत काफी फ्रेंडली थे। उसके बाद फिर उनका स्वरूप और उनका जो काम करने का तरीका और उनका जो फितरत है वो चेंज होना शुरू हुआ, और 2005 के एंड के स्थानीय इकाई के चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद में वो मैंने खुद कवर किए, तो वो मुझे पता है, वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। वो मैंने उनके काफिले में, मैं ऑलमोस्ट मैं उनके काफिले में रहता था, मतलब मेरी चैनल की गाड़ी को छूट थी कि वो कहीं भी आया जाए तो मैं घुस सकता था। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कई बार मुझसे डीवी टेप मंगवाती थी कि यार तुमने कवर किया है, तुम दे दो, हम चला देंगे, ये सब हुआ है। तो वो जो परिवर्तन देखा है मैंने, वो 2005-6 के आसपास में देखा है। वहां से फिर उनका जो चरित्र और स्वरूप जो है वो बिल्कुल चेंज चला गया। और आपने ये बात लाइन सही कही कि फिर उन्होंने सीटीएफ बजाया कैसे जाता है, फिर उन्होंने मीडिया की भी ऐसी बजाई कि सुधीर चौधरी को सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। संजीव जी कुछ कह रहे हैं आप? संजीव जी प्लीज। मैं सर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को। एक बड़ी खबर है मेरे पास जो भी सूत्रों ने मुझे बताया है। हम डिस्कशन तो घोषणा पत्र में करेंगे, घोषणा पत्र से अलग खबर है जो साहेब का जो सपना है अब की बार 400 पार, तो मुझे अभी अभी इस चर्चा के बीच में सूचना मिल रही है और ये अखिलेश यादव जी के लिए जरूर बहुत बड़ी खबर हो सकती है। और अभी चूंकि वक्त है, और इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत बड़ी खबर हो सकती है, अभी वक्त है तो शायद वो जो भी कुछ डैमेज कंट्रोल करना है कर लें। मुझे सूचना भी सूत्रों ने यह दी है कि हिंदुस्तान का पहला नतीजा शायद आज शाम को स्पष्ट हो जाएगा कि
हिंदुस्तान की पहली सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है और वो सीट होगी मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। और पता यह चल रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है मीरा दीपक यादव, उसके पहले मनोज यादव को घोषित किया गया था, वहां उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है। यह सूचना हमको प्राप्त हो रही है। जद्दोजहद इस वक्त चल रही है, कलेक्टर अभी डाइस पर है तो उनसे तो बात नहीं हुई। सूत्र ये कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त जद्दोजहद है और संभावना इस बात की बहुत प्रबल है कि उनका ये पर्चा निरस्त हो जाएगा। कुछ टेक्निकली फॉल्ट या कुछ निकालने की कोशिश हो रही है, उस पर वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सूचना शायद हिंदुस्तान के लिए भी होगी और है, मैंने कहा कि अखिलेश जी और उनके लिए होगी। कांग्रेस ने ये सीट मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों उनमें एक सीट खजुराहो समाजवादी पार्टी को दी हुई है। और पिछली चुनावों में ये पूरा बेल्ट है जो यूपी से लगा इलाका है, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें अच्छा समाजवादी पार्टी कुछ करती चली आई है। तो मुझे लगता है कि एक निश्चित तौर पे कहीं कठिनाइयां समाजवादी पार्टी को हो सकती हैं, झटका इंडिया अलायंस को लग सकता है। अभी ये चल रहा है, ये सूत्रों ने जो खबर दी है, अभी मैं इसकी पुष्टि करूंगा जैसी ये खबर आप बहस खत्म होगी इसके बाद। संजय जी बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। और ये कोशिशें तो कई और जगह पे भी होंगी, कई जगह पे ऐसी होती भी है चुनाव में, कहीं पर्चा खारिज होता है, कहीं प्रत्याशी को ही तोड़ दिया जाता है, इस तरह का काम रहेगा। चंडीगढ़ का चुनाव तो वानगी है, किस तरह वोट हुआ, सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता, मेयर आज भी किसी बीजेपी का ही होता। हमारे साथ नीरज बाली जुड़े हैं, पंजाब के स्थानीय संपादक हैं, बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विदेशों में खासतौर से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नीरज भाई का बड़ी धूम रहती है। पंजाब की खबरें, चूंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ की खुशहाली और जहाँ की राजनीति की बातें पूरे देश में गूंजती हैं, तो नीरज बाली जी हमारे साथ हैं। नीरज भाई, जो आज घोषणा पत्र आया है, किसानों की एमएसपी की गारंटी एक बात, उनके कर्जे माफी की बात, और जो मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने की बात है, कैसे आपकी नजर में ये घोषणा पत्र कैसा है? जी, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, जिस तरह से अभी हमारे सीनियर प्रवक्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, बस इसी सिस्टम को बचाने के लिए इस बार जो कांग्रेस का एक नारा है या राहुल गांधी का बयान भी है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक कोशिश है, और उसी को लेकर उन्होंने अपना ये चुनावी मैनिफेस्टो में हर वर्ग को जो लुभाने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर ये उनके फेवर में जाएगा यदि इसको देश की जनता तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि यूट्यूब तक पर आपने काम किया है। आज आपने रिपोर्ट बनाई थी कि किस तरह से यूट्यूब को भी अब दबाने की कोशिश की जा रही है, तो वो वर्ग जो है वो सुनेगा किस तरह से इस घोषणा पत्र को, या समझेगा किस तरह से, ये अपने आप में दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आते हैं हम किसानों के एमएसपी को लेकर। खास तौर पर मैं, क्योंकि बाकी सब तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सभी ने बताया ही है, पंजाब में जो इस समय किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, उसको लेकर एमएसपी का यदि ये मुद्दा किसानों के जहन में बैठ जाता है, तो किसान वर्ग जो है, चाहे वो दोआबा बेल्ट हो, माझा हो या मालवा हो, उस बेल्ट से किसान बहुत बड़े तबके से आते हैं, खास तौर से माझा बेल्ट से आते हैं। सो इस बेल्ट के जो किसान हैं, यदि इस मैनिफेस्टो को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और खास तौर पर इस गारंटी को मान लेते हैं, जो कि मोदी जी ने अब उसको कैप्चर कर लिया है, राहुल गांधी का जो गारंटी वाला बयान है उसको लेकर, तो जाहिर तौर पर पंजाब में एक अच्छी खासी उनको सीट जो है वो मिल सकती है। मनरेगा की जो बात है, मनरेगा देखिए, बेरोजगारी दर पूरे देश में किस तरह से चरम पर है, ये किसी से छिपा नहीं है। और अगर मनरेगा को लेकर जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो मनरेगा लागू होता है या उसकी राशि बढ़ाई जाती है, तो ये एक प्रभावशाली कदम होगा। और हालांकि पहले भी राहुल गांधी ने गारंटी दी थी कि किस तरह से बेरोजगारों को जो है वो पैसा दिया जाएगा, लेकिन अब उनकी नई गारंटी में ये चीजें शामिल हो गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं को भी सालाना जो है वो 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये घोषणा पत्र बहुत ही ज्यादा कैपेबल है आने वाले वक्त में, अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कर्नाटक में सरकार बनी हो, तेलंगाना में सरकार बनी हो तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हो। जैसे जैसे ही इनकी सरकारें बनती गई हैं तो इम्प्लीमेंट होता रहा है। लेकिन बात वही है कि जैसे हमारे एक प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि चुनाव के वक्त और सत्ता में बैठने के वक्त इन दोनों लैंग्वेज को आराम से समझना पड़ता है कि मतलब जब व्यक्ति या पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं होती है तो उस वक्त उनका क्या राग अलाप जाता है, और जब वो सत्ता में बैठ जाते हैं तो वो हिटलर बन जाते हैं ना, कथित तौर पर।
लेकिन अब ये जो घोषणा पत्र है, मैं इसको काफी अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ये राहुल गांधी या कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, ये काफी अच्छा घोषणा पत्र इनके लिए साबित हो सकेगा यदि इसको पूरे प्रचार प्रसार से पूरे भारत में जो है इसको फैलाया जाए, क्योंकि खास तौर पर अगर मैं हिंदी भाषी बेल्ट की बात करूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पर ज़ाहिर तौर से कई ऐसे हमारे मित्र हैं जो बता रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस का एक अच्छा वर्चस्व अभी बना हुआ है और उनको अच्छी सीट्स जो है वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। पिछली बार की भी बात करें तो पांचों राज्यों में से कांग्रेस का जो एक वोट परसेंटेज था वो बीजेपी से ज्यादा ही था। लेकिन पंजाब की मैं अगर बात करूं तो पंजाब में ये जाहिर तौर पर बहुत काम आएगा और पंजाब के जो लीडर्स हैं, खास तौर पर किसान नेता जो है सुखपाल सिंह खेरा, वो बड़ा प्रमुखता के साथ यहाँ पर मुद्दे उठाते रहे हैं। और हालांकि ये जरूर है कि जब वो उनको जेल में भेजा गया था और जब उनको जमानत मिली फिर दोबारा जेल में भेजा गया तो उनके साथ कांग्रेसी जो पंजाब के कम खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन वो रोजाना मुद्दे उठाते हैं। और अगर पंजाब के जो बाकी कांग्रेसी हैं या कह लो कि कांग्रेस पूरा एकजुट होकर पंजाब में चुनाव लड़ती है तो जाहिर तौर पर इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो उनको मिलेगा। लेकिन वो होता दिखता नहीं है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो खुद नहीं हारती है, कांग्रेस को खुद ही कांग्रेसी ही हराते हैं। तो लेकिन ये अगर आपने मैनिफेस्टो का सवाल पूछा है तो मैनिफेस्टो में ये जो घोषणाएं हुई हैं और इन घोषणाओं को लेकर 5 न्याय और 25 गारंटी जो दी गई हैं, ये जाहिर तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है। संजय जी, ठीक बात है, ये जो गारंटी है इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है। श्रीनिवास जी की बाइट आई है, बहुत बहादुर पत्र कांग्रेस के नेता हैं खास तौर श्रीनिवास पे जी। बेरोजगार सुनते युवा हैं। हो, महिला हो, प्राइस हाइक को लेके, किसान हो किस तरीके से, और छोटे छोटे जो व्यापारी लोगों को किस तरीके के इन लोग ने जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स लेके खत्म किया, वो सारी चीजों को लेके और मणिपुर से लेके मुंबई तक 12 जोड़ो न्याय यात्रा में करोड़ों लोग जो मिले राहुल जी को, वो देश का जो 140 करोड़ का लोगों का उसमें आवाज इस मैनिफेस्टो में है और कुछ ही लोगों के लिए नहीं है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस ना सारे लीडर आज जो लॉन्च किया है, सारे लोग जो बोला है उसमें कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो बात बोली है, ये इसको लोगों के बीच में घर घर लेके जाने का काम सारे कांग्रेस करता और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी घर घर जाके लोगों को ये सारे बात बताने का और ये लोगों के सामने लेके आने का काम कांग्रेस पार्टी करेंगे। क्यों, जो 14 में जो वादा किया था बीजेपी ने एनडीए गवर्नमेंट में, तब भी कुछ नहीं हुआ। जो 19 में वादा किया वो भी कुछ नहीं किया। अच्छे दिन के बात हो, काला धन का बात हो, 15 लाख का बात हो, साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात हो, किसानों के लिए एमएसपी के इन लोग ने दुगनी करने का बात किया था, उसके बाद हो, कोई भी एक भी इन लोग ने नहीं कर पाया है। तो ये सारी चीज अभी देश का जनता को एक विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी और गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है और जो विजनरी लीडर है वो राहुल गांधी है। लोगों ने जो आज तक राहुल जी जो बात बोली है वो सारी बात सही निकली है। तो इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए ये मैनिफेस्टो रहेगा। ये थे श्रीनिवास जी, मनमोहन सिंह कह के रहे थे कि नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है सब चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग
बोले कि भाई ठीक हो गया। और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। ये बात बाहर आ गई। इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो नेहरू जी के जमाने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। ठीक बात है कि कौन सा काम ऐसा है जो अलग अलग किया है। अरुण शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरुण जी, बहुत शानदार कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पे? अग्निवीर योजना समाप्त। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा अरुण जी अपना। सर, जो उन्होंने 5 गारंटी दी, 5 न्याय की बात कही है और 25 गारंटी दी है, जिसमें महिलाओं को रोजगार और 1 लाख रुपया उन्होंने देने की बात कही है। बहुत सारी उन्होंने कर्ज माफी आयोग का गठन किया जाएगा, जीएसटी को मुक्त, मतलब खेती से उसको मुक्त किया जाएगा जीएसटी को। न्यायिक श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए दी जाएगी और प्रतिदिन देने के सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वायदा किया गया है। नारी न्याय में महिला महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने की बात। सर, उन्होंने जो हो सकता था ज्यादा से ज्यादा उसकी विवेचना करके, मुझे लगता नहीं है कोई जल्दबाजी में उन्होंने अपना न्याय पत्र दिया। न्याय जब शब्द जुड़ जाता है तो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं, इसका भाव अर्थ ये लगता है कि जितने वर्ग हमारे देश में हैं उन सभी के साथ न्याय किया जाएगा जिनके साथ अन्याय हुआ। जैसे युवा की बात करता हूं मैं, जो 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो बेचारे 8,000 की से लेकर 14,000 की नौकरी करते हैं और 14 घंटे वो सिर फेंक कर काम करते हैं, उनको न्याय देने की बात, महिलाओं को इज्जत देने की बात, गारंटी योजना के साथ साथ उनको सम्मान दिया जाए, ऐसी बात। एक एक पॉइंट अगर आप देखें तो बड़ा मुझे लगता है शांत भाव से किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेकर इन सब चीजों की विवेचना करके और जिसमें समग्र भारत टच होता हो, ऐसे उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं और अपने आप को भीतरी रूप से उनको पूरा करने के लिए तैयारी भी की है। तो मुझे लगता है कि ये जो न्याय पत्र उन्होंने दिया है, ये बहुत अच्छे जवाब के साथ साथ ये जनता के साथ संवाद का भी काम करेगा। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस समय मैं देख रहा था, एक बहुत छोटी सी आपको टिप देना चाहूंगा कि जब सोनिया जी को बुके दिया गया, उसके बाद राहुल जी को बुके दिया गया, तो उन्होंने उसको टेबल पर रखने की बजाय सोनिया जी का भी बुके लेकर पीछे खुद जाकर उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को दिया और बड़े नॉर्मल वे में उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे परिवार में एक छोटा बच्चा, जिससे हम अपेक्षा करते हैं कि यह पानी का गिलास रसोई में रखाएगा या पानी का गिलास रसोई से ले आएगा, उन्होंने कोई ऐसा भाव अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रकट नहीं किया। उसका कारण था कि उनके 2 सबसे वरिष्ठ, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके पिता समान खड़गे साहब बैठे हुए थे, उनके सामने उन्होंने वैसा व्यवहार किया कि आई एम नॉट द इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर द की पर्सन। तो मुझे उनके व्यवहार से जो परिलक्षित हुआ, क्योंकि मैं अनुभव वाला व्यक्ति हूं और उनके प्रति वात्सल्य भाव भी रखता हूं, जैसे एक पिता अपने बेटे को देखता है, तो मुझे लगा कि एक आज्ञाकारी बच्चा उस स्टेज पर बैठा हुआ है जो जनता से संवाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहले उन्होंने एक पत्र अपने हाथ में रखा, फिर देखा उन्होंने कि सबके हाथ में 2-2 पत्र थे, वो दोनों पुस्तकें उन्होंने हाथ में लिखी। जो भाव भंगिमा थी
वो बहुत सुंदर थी और वो बता रही थी, मौन में भी बता रही थी कि जनता जनार्दन, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए हैं, हमारी इंडिया नामक छतरी या कांग्रेस पार्टी आपके लिए है, आप चिंता ना करें। आज अगर आप किसी कुशासन के अंतर्गत आ गए हैं, उससे छुटकारा हम लोग दिलाएंगे, हम संगठित होकर काम करेंगे और आपके लिए समर्पित भाव से काम करेंगे, ऐसा मुझे संदेश मिला। जी आवाज प्रबल प्रताप जी जोड़ रहे थे, लेकिन उनका इंटरनेट मुझे लगता है काम नहीं कर रहा है। आखिर में अजय शुक्ला जी, आपकी टिप्पणी, इस पूरे बातचीत आपने सुनी, आपका क्या मानना है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके का घोषणा पत्र आया है, जिस तरह की सारी चीजें हैं, हर वर्ग को कवर किया गया है, कोशिश है कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया जाए और सबसे बड़ी जो इस देश की समस्या है, उस समस्या को सबसे बड़ी चीज एड्रेस किया गया है, वो बेरोजगारी है, उससे निपटने की है। और दूसरी जो है वो किसानों और मजदूरों को लेकर के है, उसको लेकर के तो निश्चित रूप से यह बहुत बेहतरीन है और यह भी कहीं ना कहीं रोजगार की से जुड़ी हुई है। तो इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है ये पूरा जो घोषणा पत्र है वो रोजगार को केंद्रित करता है और उस व्यवस्था को केंद्रित करता है कि सरकार का काम क्या है, सरकार को करना क्या होता है, और वैश्विक संबंधों को लेकर भी इस घोषणा पत्र में बहुत बड़ी बात कही है। जी प्रबल प्रताप जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रबल जी, घोषणा पत्र पर आपकी टिप्पणी। प्रबल जी माइक अनम्यूट कर लीजिए, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? प्रबल जी माइक अनम्यूट करिए अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो। मुझे लगता है प्रबल जी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, पिछली बार भी नेटवर्क गड़बड़ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ आए, आपने अपना समय दिया। संजीव जी, मयूर भाई, मीनू जी, अरुण जी, मीर भाई, अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे 4 PM नेटवर्क और आप चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। अपनी राय क्या है इस घोषणा पत्र को आप भी जरूर बताइएगा, इस पे हम चर्चा और भी करेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।